ये क्लास के बारे में हम इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं कि ये क्लास हमारी 946वें दिन पार कर चुके हैं। आज हमारा 946वां दिवस है और ये देश की एकमात्र ऑनलाइन और स्वैच्छिक योगाहार क्लास है, जिनमें हम अलग-अलग स्टेट से, अलग-अलग गाँव से, अलग-अलग जिले से नए-नए योग शिक्षक और नए-नए चीफ गेस्ट, जैसे कि हम योग योग का प्रचार भी हो रहा है और हम जैविक और खेती और आहार पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। वैसे हम योग से सबको लाभान्वित कर रहे हैं, अलग-अलग गाँव में ये लिंक पहुँच रही है और सब यहाँ से जुड़ रहे हैं, योग से स्वस्थ हो रहे हैं और उसी के साथ हम आहार पर भी चर्चा कर रहे हैं। आहार का भी हमारा ये दूसरा सेशन चालू होता है, आहार और जैविक खेती। इससे किसान को भी लाभान्वित कर रहे हैं, जैसे कि अलग-अलग स्टेट से, अलग-अलग देश से, अलग-अलग जिले से, हमारे अलग-अलग गाँव से, जहाँ से उनको ये ऑनलाइन जुड़ना भी नहीं होता है, वहाँ से भी हमारे यहाँ योगार में किसान आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं और वहाँ पर जैविक खेती कैसे कर रहे हैं, इसके बारे में हम सीख रहे हैं और बहुत कुछ हमें इस योगार मंच पर सीखने को मिला। वैसे कल हमने आदरणीय कौशल जी बिस इन्होंने कल हमें कार्बन क्रेडिट कैसे बनाया जाए और फिर बायोचार पर हमने बहुत सुंदर तरीके से हमारे साथ उनकी टीम जुड़ी थी। उन्होंने बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया और आज हमारे बीच में कल भी हमारे बीच नीतू जी जुड़ जुड़ चुके थे, तो आज हमारे बीच में नीतू जी है और आदरणीय संजीव जी शर्मा है, आदरणीय संदीप भाई जी है, आदरणीय भरत भाई सोलंकी जी है और आज हमें वो डांग जिले के उनका जो डांग जिला जो है वो जैविक और प्राकृतिक जिला घोषित कर चुके हैं। वहाँ का उन्होंने जो जर्नी प्रवास वो हमें विस्तृत से बताने वाले हैं डांग जिले के बारे में। तो कृपया अपने-अपने माइक बंद कर दीजिएगा और मैं आदरणीय बहन नीतू जी से सादर आमंत्रित करती हूँ योगाहार मंच पर। और आप आइए और आपके साथ जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं उनका भी आप परिचय दीजिएगा। जी। जी, ज़रूर, ज़रूर। बहुत-बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम और ये आपने इतना अच्छा मौका दिया बोलने के लिए, उसके लिए धन्यवाद। मेरा नाम नीतू बेन, मैं पिछले 22 साल से इस फ़ील्ड में काम कर रही हूँ और 2018 तक हम हर गाँव में जाके फार्मर को मिलके उनको नेचुरल खेती कैसे करना है और इनकी इनकम कैसे बढ़ाना है, उस मुद्दे पे काम कर रहे थे। मेरे जो गुरुजी थे दीपक भाई सचदेव उनका नाम, मेरे साथ संदीप भाई, संजू बहन, डॉक्टर सचिन भाई, भरत भाई सोलंकी सब जुड़े हुए हैं। तो हम सबके कॉमन गुरु हैं, हम सब एक ही गुरु के पास से सीखे हैं। तो हम 2 विषय पे काम कर रहे हैं। एक तो अपनी ज़मीन में ज़हर कैसे ना जाए, मतलब ज़मीन मिट्टी को कैसे बचा पाए, दूसरा फार्मर का इनकम कैसे बढ़े। ये 2 विषय के आस-पास के जितने भी काम हैं, वो हम कर रहे हैं और 2018 से 19 के आस-पास जब डांग की बात शुरू हुई, तो अपने गुजरात के जो गवर्नर साहब हैं, तो उनको मिलना कोविड के आस-पास के टाइम में ही हुआ। तो हमने उनको एक आइडिया दिया कि सर ऐसा एक ट्राइबल बेल्ट जो अपना है डांग, जिसमें वैसे भी केमिकल यूज़ होता था पर बहुत कम होता था। कुछ ऐसा समझो कि 20-25% के आसपास यूज़ हो रहा था। तो उनको वो फार्मर को अवेयर करने में, उनको समझाने में, वो ज़िले को ऑर्गेनिक घोषित करने में हमें थोड़ा सहयोग भी मिलेगा। तो उनको आइडिया बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा समझो कि 20 के आसपास सब तैयारियाँ करी और 2021 जुलाई में वो जिला घोषित किया। तो उनका बेसलाइन सर्वे से लेके फार्मर को अवेयर करना, अपेडा में रजिस्ट्रेशन करना, सीबी को अपॉइंट करना, पूरा का पूरा एंड टू एंड जो काम है वो सजीवन ग्रुप ने किया और ये सरकार का प्रोग्राम है। हम उनके इम्प्लीमेंट पार्टनर थे। तो मेरे साथ संदीप भाई सभरवाल जुड़े हैं। वो थोड़ा परिचय देंगे उनका, फिर संजू परिचय देंगे और संदीप भाई जो है वो थोड़ा प्रेजेंटेशन करेंगे डांग के बारे में। जो-जो हमने काम किया, कुछ वीडियोज़ बनाए, कुछ एजुकेशन वीडियो बनाए। एक डांग के ऊपर बहुत अच्छा सॉन्ग बनाया जो थोड़ा अगर आप वो संदीप भाई आपको थोड़ा सीक्वेंस बता रहे हैं और जो अगर आपकी परमिशन होगी तो वो सॉन्ग भी पूरा डांग का कल्चर और डांग का जो वहाँ पे क्या-क्या उगता है और कैसे-कैसे लोग वहाँ पे काम करते हैं, वो पूरा का पूरा वो एक सॉन्ग में आ गया है। तो वो सिर्फ़ सिर्फ़
फार्मर को अवेयर करना या सर्टिफिकेट करना, उतना काम हमने नहीं किया। हम ग्राउंड में जो भी जो डांग की रियलिटी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे उनकी सोच है, ये प्रोग्राम उनको कैसा लगा, मतलब एकदम जो होलिस्टिक अप्रोच है ना, वो पूरा सजीवन ग्रुप कर रहा है। उनके हेल्थ के ऊपर काम करना, उनकी फैमिली के साथ एक सपोर्ट में रहना। हमारे साथ भरत भाई जुड़े हैं, जो डांग के मैनेजर है प्रोजेक्ट के, और वहीं पे कुछ भी होता है, अगर फार्मर के वहाँ कोई उनका फैमिली में कोई बीमार है या कोई कुछ हो गया, तो वो हमारी टीम की तरफ से सब उनके साथ रहते हैं। तो एक सिर्फ ना कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, पर ये पूरा का पूरा अपना एक फैमिली प्रोग्राम है। इससे संजीवनी ग्रुप ने पूरा काम किया। तो संदीप भाई, आपका परिचय देके थोड़ा आप जो प्रेजेंटेशन की बात है वो आगे बढ़ाइए। नमस्कार मेरे परिवारजनों, सुप्रभात। बहुत ही अच्छा लगा सुबह सुबह 15-20 मिनट मैंने भी आपके साथ जुड़ के देखा, तो बहुत ही मजा आ गया। मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? हाँ जी जी बिल्कुल सर, आ रही है जी। मेरा नाम संदीप सबरवाल, और पिछले 31 वर्षों से भारत के जो वर्षा आधारित कृषि क्षेत्र हैं उनमें ज्यादा काम करने का मौका मिला। क्यों वर्षा आधारित? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पूरे भारतवर्ष दुनिया की सबसे ज्यादा खेती लायक जमीन हमारे पास है। हम एरिया में, ज्योग्राफिकल एरिया में, भौगोलिक क्षेत्रफल में ज्यादा बड़े नहीं भी हों बहुत सारे देशों के मुकाबले, लेकिन पूरे दुनिया को खिला सकते हैं, इतनी ताकत हमारे पास है, इतने लोग हमारे साथ है, इतना विज्ञान हमारे साथ है। तो इसीलिए वर्षा आधारित कृषि वाले क्षेत्र महत्वपूर्ण बन जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र है, जैसे डांग भी उन्हीं में से एक है, बारिश होगी तो खेती करेंगे। सोचने पर लगता है लॉजिकली, अगर हम देखें, तार्किक शक्ति पर देखें, तो अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि वर्षा आधारित कृषि वाले जो क्षेत्र हैं वो ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, वो ज्यादा विविधता को सपोर्ट करते हैं, या कि जो सिंचित एरिया है वो ज्यादा सपोर्ट करता है, तो तार्किक तौर पे लोग तुरंत जवाब देंगे जो सिंचित एरिया है, पानी है, इसलिए साल में 3 बार खेती होती है, इसलिए ज्यादा जैव विविधता को वही सपोर्ट करते होंगे, ऐसा लगता है। बिल्कुल उल्टा है। भारत की जो सबसे बड़ी जैव विविधता है, पूरे दुनिया की सबसे बड़ी जैव विविधता हमारे पास है। सबसे अच्छे खुशबू वाले और स्वाद वाले सारे खाद्यान्न हमारे पास है। वो सारा का सारा जैव विविधता वर्षाधारित कृषि में होता है। तो ये बहुत लाजमी बना, बहुत साल पहले, 31 साल पहले दिमाग में ये बात आई कि, और समझ में आया कि इन क्षेत्रों में तुरंत जाके काम करने की जरूरत है। नंबर 1। नंबर 2, ये वो क्षेत्र है जहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में छोटे और हमारे जो सीमांत कृषक जिनको हम कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ये सबसे भारी मात्रा में, सबसे बड़ी संख्या में इन्हीं क्षेत्रों में रहते हैं। तो ये मेरा, नीतू बहन का, हमारे जो कृषि गुरु दीपक भाई सचदे जी रहे, उनके साथ में हमेशा एक साझा विषय रहा, इस पे हम लोगों ने काम करना शुरू किया। दूसरी बात, इस विषय पे काम करना क्यों जरूरी? क्योंकि अगर आप अभी जो भी साथी कृषि से संबंध रखते होंगे, मैं मानता हूं कि जो योग में है वो कृषि के साथ भी, खाद्यान्न के साथ भी संबंध रखते ही हैं। तो हमारे जो देश की मृदा है, जो मिट्टी हम कहते हैं धरती माँ जो मिट्टी है, वो बिल्कुल मरणासन स्थिति पे पहुंच चुकी है। अभी अगर हम देखें तो मिट्टी के अंदर 0.3% जैविक कार्बन है। मतलब मिट्टी के अंदर जितना ज्यादा मात्रा में जैविक कार्बन होता है, उसकी उर्वरता उतनी बड़ी रहती है, उतना वो अच्छा खाद्यान्न हमें, अच्छी क्वालिटी हमें दे सकती है। उसका 0.3% पहुंचने का मतलब ये हो रहा है कि वो धीरे धीरे केमिकल फर्टिलाइजर का प्रकोप इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना रसायन डाल दिया बहुत सारे क्षेत्रों में, पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ के, उत्तर के तो बहुत सारे क्षेत्रों में इतना ज्यादा रसायन डाल दिया कि बहुत बुरी हालत हो गई। तो इस पे काम करना लाजमी हो। दूसरा विषय, इसलिए हमारा ये विषय प्रमुख विषय बना। तो अभी मैं आपके साथ, जो नीतू बहन ने बताया, डांग के काम को प्रमुखता से अभी हम लोग थोड़ा बात करते हैं। वो स्क्रीन शेयर करके आपको वो एक गाना, जो हमारे साथी हैं साई राम दवे जी, बहुत अच्छे आध्यात्मिक गायक हैं, और उन्होंने पूरा एक बहुत बड़ी मात्रा में हमारे साथ काम किया, तो ये आपके साथ शेयर करूंगा। इसको जरूर देखिए। इसमें आपको डांग की जीवन पद्धति दिखेगी, और डांग का, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? जी दिख रहा है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर जी, कंटिन्यू। आवाज आ रही है और दिख रहा है।
डांगलो खेडूत देशे दुनियामा छला प्राकृतिक खेती पूरी करशे जगनी मांग डांगलो खेडूत देशे दुनियामा छला प्राकृतिक खेती पूरी करशे जगनी मांग नागदेव ने वागदेव ने डूंगर देव हमारा मावली माना आशीष हमारा जिल करना धनकारा झैर धराने कदी न देशू झैर धराने कदी न देशू आवी शूरागी का संतोष हमारा वनवासी ने मूड़ी पर से वो पहाड़ी ने दिव्य नजर न करिए पूरी वहम अने व्यसनो छोड़ी ने वहम अने व्यसनो छोड़ी ने जीवशु सांगो माता गौरवंती खेती में करवाना धरती पुत्रो धरा सजीवन करियने जपवाना नागली को
पहुंचे जो घर घर तो, नागली पहुंचे जो घर घर तो, नाच से आंखों माझा डान्स चांगला हा उम्मीद करता हूँ आप लोग को मजा आया होगा इसको देख के। बहुत सुंदर जी अच्छा, तो इसमें आपको एक जिले का एक परिदृश्य मिल गया होगा, एक कॉन्टेक्स्ट सेटिंग जो हम कहते हैं, किस तरह का जिला है, कहाँ पे हमने काम शुरू किया, अब इसके आगे क्या हुआ होगा आपको अंदाजा लग गया, क्योंकि गाना अपने आप में किस तरह की खेती होती है, क्या होता है। तो जो भी हम विभिन्न मिलेट कहते हैं, 11 प्रकार के जो मेजर मिलेट भारत में कहते हैं, सभी के सभी आपको यहाँ पे उगाए जाते हैं और अच्छी प्रकार में बहुत बड़ी मात्रा में हो जाता है। तो हम लोगों ने जब काम शुरू किया, मैं एक छोटी सी चीज जानना चाहूंगा, अभी 7:32 हो रहे हैं, हम कितने बजे तक का हमारा सेशन, समय के हिसाब से फिर अलग अलग चीजों को हम लोग सेट करके चला, ताकि आपको भी। जी सर, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि हम कितने बजे तक का सेशन टारगेट करें, ताकि उसके 8:30 बजे तक, 8:30 बजे तक। जी आदरणीय पवन कुमार सर संवाद करना चाहते हैं। जी आदरणीय, स्वागत है आपका। जी आदरणीय, स्वागत है। जी बहुत सुंदर संदीप जी और आपकी सारी टीम, बहुत सुंदर आज आपने प्रस्तुति जो वीडियो दिखाया बहुत सुंदर है। इसमें इस जिले के साथ मेरी व्यक्तिगत भी यादें जुड़ी हुई हैं, और ये यादें जो हैं, एक तो मैंने ट्रैवल किया इस जिले से, और यहाँ का जो जिला का हेडक्वार्टर है आहुआ करके जो जगह है, आहुआ में मेरी डॉटर पोस्टेड रही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, और मुझे यहाँ पर अंजना कुंड और बाकी जितने भी
वहाँ पर प्रमुख आपके झरने हैं और बाकी इतने सुंदर मंदिर हैं वहाँ पर। मुझे सबकी फोटो उन्होंने भेज दी और मेरा इसमें एक बहुत सुंदर रहा। उसने अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पोस्टिंग होकर के उसने अभी एक केस सॉल्व किया, जिसका वहाँ के अखबारों में काफी मतलब उसमें आया, अखबारों में उसकी काफी वो आई, क्योंकि बहुत टफ केस था। 900 ग्राम्स का बेबी और उसको फिर 1400 ग्राम्स का करते हुए प्रीमेच्योर उसकी किया, तो काफी सुंदर वहां पर है। तो मैं कई बार उससे बातचीत संवाद करता था कि ये कैसा जला, और ये पहला जला तो मैं जानता ही था, लेकिन ऐसा कुछ वो नहीं हो पा रहा था कि, लेकिन आज यहाँ पर सारी इमेजेस और सारे वीडियो देख करके, जितनी भी मेरे पास फोटो आई है वहां से, सबको देख करके याद ताजा हो गई। तो हमारा ये जो सेशन है बहुत फ्लेक्सिबल है और इसको जरूरत पड़ेगी तो हम, कोई जल्दी नहीं है, हम कल भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत बहुत धन्यवाद रखिएगा, आप अपने आप को बिल्कुल फ्री रखिएगा। हमारे पास समय की कोई पाबंदी नहीं है कि इसको समय में ही समाप्त करना है। जैसे जैसे इसकी रहेगी और हमारा इंटरेस्ट बना रहेगा हमारे साथियों का, हम लोग बिल्कुल सुनने के लिए बहुत आतुर हैं। और बहुत सुंदर जगह है यहाँ पर, बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार। क्योंकि इतने वर्षों से जो भी काम करते हैं, क्या होता है वो कुछ मिनटों में या आधे घंटे पौने घंटे में समेटना, क्या आप नया बताएं, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण है। इसमें से तकनीकी तौर पे भी देखें तो महत्वपूर्ण जानकारी, सामाजिक तौर पे भी क्या आपके सामने चैलेंजेस आ सकते हैं जब आप काम करने जाते हैं समुदायों के साथ, खासतौर से कृषक समुदायों के साथ। तो वो सारी चीजें हम लोग तो हृदय से हमेशा हमको लगता है जितना हो सके ये सारा कुछ जो सीखा है, जो भी ईश्वर ने हमको ये ज्ञान दिया, ये सब दुनिया के इस्तेमाल पूरे संसार के लिए दिया। इसमें तो कोई ऐसे कोई दो राय नहीं है कि इसकी कोई, और भारत तो जाना ही जाता है वसुधैव कुटुंबकम के नाम से। तो हम अपने ही देश में बैठ के अपने ही साथियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ जितना बांट सके उतना हम तो हृदय से बांटना चाहेंगे। इस बहुत बहुत आभार आपका। बिटिया का नाम क्या है, हम लोग भी उनसे एक बार मिल सके तो जरूर। अभी वो जिले में नहीं, उसकी पोस्टिंग अभी समाप्त हो गई है डॉक्टर शीतल के नाम से। उसकी जो कटिंग मैं आपको भेज दूंगा, न्यूज़पेपर में काफी कुछ आया था। जरूर, बहुत ही संदीप भाई, बीच में एक बात बोलूंगी, कभी भी सरकार या किसी भी व्यक्ति का डांग में आना हो तो आहवा में अपना ऑफिस है और रेसिडेंस के साथ ऑफिस है। तो कोई भी अगर डांग फार्मर की विजिट वगैरह या तो कुछ खेतों की विजिट करनी है या घूमना है वहां पे, दोनों हो सकता है। तो सजीवन ग्रुप तहे दिल से आपको सबको इनविटेशन देता है कि एक बार घूमने का और फार्मर की ये प्रोजेक्ट की विजिट करने का प्लान करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नीतू जी, बहुत थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस। धन्यवाद जी। तो दूसरी बात ये भी जानना चाहूंगा कि ये इस सब के साथ में हमारा काम भी जुड़ा है, तो हम हमारे काम के बारे में भी अगर आप चाहें तो उसके बारे में कुछ बात करेंगे बाद में, थोड़ी सी क्या करते हैं एक्चुअली, कैसे काम होता है। अभी इसके बारे में, डांग के बारे में बात शुरू करते हैं। और तो डांग के हमारे साथी भरत भाई हमारे साथ जुड़े हैं। उनको न्यौता देता हूँ कि वो अपना माइक अनम्यूट करें और स्क्रीन ऑन, अपना कैमरा ऑन करें, ताकि भरत भाई शुरू से एकदम स्क्रैच से उन्होंने काम शुरू किया। बताइए भरत भाई। जी नमस्ते, बधाने, शुभ प्रभात। मेरा नाम भरत सोलंकी है। मैं 2.5 साल से डांग में काम कर रहा हूँ। जैसे सर ने अभी बताया, एकदम ग्राउंड लेवल से, वहाँ फार्मर ट्राइबल एरिया है, फिर भी हमने बहुत वहाँ ट्राई किया और प्राकृतिक खेती के तरफ फार्मरों को हमने बढ़ाता दिया। वहाँ हम ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का भी काम कर रहे हैं। मेरे साथ जितने भी फार्मर जुड़ते हैं उनको हम कैसे प्राकृतिक खेती करते हैं वो पूरा सिखाया। फिर उसका ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट के बारे में सिखाया। उनको हमने ट्रेनिंग भी दिया है फार्मरों को। बहुत मतलब घर घर जाके, ऐसे जो नहीं समझते थे, वहाँ ट्राइबल एरिया मतलब एक डोंगर से दूसरे डोंगर जाना, वो भी पैदल चल के भी हमने वहाँ यात्रा की। घर घर पहुंचे हमने। मेरे पास वहाँ का लोकल बंदे को हमने हायर किए, लोकल बंदे को साथ में रखा, क्योंकि वहाँ रात को पंचर हो जाते ना, गाड़ी लेके जाते तो वापस आने में भी बहुत तकलीफ हो रही थी। फिर भी हमने बहुत साहस किया। नीतू बहन का बहुत सपोर्ट रहा। वहाँ लोकल बंदे को हायर किया, लोकल बंदे को साथ में लिया, और अभी मेरे पास 10,000 जैसे फार्मर जुड़े हुए हैं। बहुत ढंग से काम हो रहा है वहाँ। एक आज ऐसा नहीं बनता है कि दिन में 30 फार्मरों को मेरे पास फोन नहीं आता, बस साहब जी ये है, ये करना है, तो सतत हम उनके साथ जुड़ते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।
बहुत बढ़िया। तो ये मैं आपके साथ साथ में जब भरत भाई बात कर रहे थे थोड़ी सी फोटोग्राफ्स भी शेयर कर रहा हूँ। जैसे ये एक ऑडिट टीम है, ये गुजरात में जो एजेंसी है गुजरात ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी गुप का, उनके साथी आते हैं ये साल में 2 दफे। तो प्रॉपर जैसे सॉइल टेस्टिंग करके देखते हैं, क्योंकि ये पूरा सिस्टम जो है, ये पूरी जो व्यवस्था है, ये गवर्नमेंट का एक कार्यक्रम है ट्रेसनेट करके, ट्रेसनेट के ऊपर इसको डाला जाता है। सारा जो इन्फॉर्मेशन डलता है, मान लीजिए हमारे साथी भरत भाई के साथी किसी खेत में गए और उन्होंने वहां से सॉइल टेस्टिंग किया और उनकी पूरी जानकारी, हमने उनको ट्रेनिंग किया, सारा कुछ वो रियल टाइम बेसिस पे हर प्रतिदिन के हिसाब से वो ट्रेसनेट पे चला जाता है। मान के चलिए 2-3 दिन के बाद भी अगर किसी ने जानकारी उठाई और बिना हमें सूचित किए भी मान लीजिए उनके यहाँ चले जाते हैं किसी भी, भरत भाई ने जैसे 10,000 से ज्यादा किसान बताए, तो एग्जैक्टली शायद 13,600 फार्मर्स हैं वो इस वक्त सेकेंड ईयर क्रॉस करेंगे इस मार्च में, मतलब तीसरा साल उनका आ जाएगा। तो सरकार का जो कार्यक्रम है उसको एनपीओपी कहते हैं। ये कुछ मैं आपको अपने ऑफिस के वहाँ के कार्यालय के फोटोग्राफ्स दिखा रहा हूँ। बाजू में संजू बहन भी बैठी हैं। संजू बहन जो सीईओ है हमारी संस्था की, और वो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, उनकी पीएचडी जो बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित, उनसे भी बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, वो भी आपको बताएंगे कि कैसे। तो ये सभी लोग साथी लोग यहाँ हैं। यहाँ पे गुपका के प्रमुख बैठे हैं शेख साहब, जिन्होंने आकर के पूरा सामने से जानकारी लेते हैं और सारा काम चलता है। तो ये मैं बस थोड़ा देर के लिए आपको दिखाना चाह रहा था। वापिस आते हैं मुद्दे पर कि ये काम कैसे बढ़ता है। तो पूरी व्यवस्था ऐसी है कि गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास राष्ट्रीय स्तर पे एक कार्यक्रम है जिसे कहते हैं एनपीओपी, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, है ना। और ये अभी आप चाहें तो लिख सकते हैं, बाद में हम लोग सभी लोग हमारे सबके नंबर्स और पूरी जानकारी के लिए आप जहाँ भी अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े देश में हर जगह पे पता कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त सभी को पता है, हम सभी को पता है, हमको तो पता ही कि हम सब योग परिवार से हैं तो हमको पता है, और हम हमारे जो बाकी साथी योग से नहीं भी जुड़े हमको पता है कि हम जो खाद्यान्न खा रहे हैं आज की तारीख में बाजार में जो उपलब्ध है, पतंजलि के अलावा वाली बात कर रहा हूँ, तो वो अच्छा नहीं है, सुरक्षित नहीं है। उसमें सुरक्षा क्या नहीं है वो सबको पता है कि रसायन डालने की वजह से वो रसायन सीधे सीधे आजकल हमारे उत्पादन में चला जाता है। अभी पिछले 2 वर्षों में अगर आपने देखा हो तो भारत सरकार ने भारत से बासमती चावल का एक्सपोर्ट बैन कर रखा था। क्यों बैन कर रखा था? डर किस बात का था? डर इस बात का था कि कहीं उसमें इतनी बड़ी मात्रा में रसायन मिल गया तो हमें परमानेंटली बैन ना कर दे, हमें बाकी जो देश हैं वो हमसे इंपोर्ट करना बंद ना कर दें, जो हमसे निर्यात करते हैं वो हमसे निर्यात करना बंद ना कर दे कहीं। तो इसको फिर धीरे धीरे कम किया गया उस प्रकोप को, और अभी भी इस साल भी बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात करने की सूची नहीं मिली है हमको। मात्र 10.6 मिलियन मेट्रिक टन ही इस साल का कोटा मिला है टोटल। उतना ही हम बहुत समझ के वो लोग करना चाह रहे हैं, निर्यात करना चाह रहे हैं भारत से, क्योंकि हमारे बहुत बड़ा जो देश की आमदनी आती है, बहुत सारा खाद्यान्न बाहर के देशों में बेच के आती है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं, ये सबका एक मूल जो है वो है मिट्टी के अंदर। तो मिट्टी में हम लोग जो काम करते हैं उसमें अमृत मिट्टी बनाने की हम बात करते हैं। अमृत मिट्टी यानी शाश्वत, जो शाश्वत मिट्टी जिसके अंदर जैविक कार्बन हमेशा बना रहे, इसके अंदर जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है हमेशा बने रहे, इस तरह की बात करेंगे। मैं अभी अपनी वाणी को विराम देते हुए डॉक्टर संजू शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो थोड़े समय के लिए अपना अनम्यूट करें, थोड़ा सा डिटेल में डांग के बारे में बताएं कि कैसे शुरू हुआ, कहाँ तक पहुंचे। जी, थैंक यू संदीप भाई। तो सबसे पहले जैसे मैं बताऊंगी कि जैसे नीतू बहन ने बताया, संदीप भाई ने बताया और भरत भाई ने बताया कि डांग में हमारी जर्नी, तो ऑफ कोर्स हम भी यही चाहते हैं कि जैसा डांग प्राकृतिक हुआ, हमारे इंडिया के काफी सारे दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी प्राकृतिक बने। तो इसमें कैसा था कि जैसे नीतू बहन ने बताया कि प्रपोजल गया गवर्नमेंट के पास में, गवर्नमेंट ने उसमें इनिशिएटिव लिया और गवर्नमेंट ने इसमें सपोर्ट किया कि हम कैसे इसको कर सकते हैं, क्योंकि जब भी किसी एरिया में और स्पेशली अगर ट्राइबल एरिया में आप जाते हैं तो वो बाहर के आदमी को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने जैसे अभी एक डांग का आपको वीडियो दिखाया, तो वो वहां के लोकल लोगों को लेके बनाया था, और किसी एक ऐसे आदमी को हम लोग साथ में लेते हैं जो कि जिसको हम कह सकते हैं कि जिसके सॉन्ग या जिसकी बातें लोगों को बहुत पसंद आती है लोकल लेवल पे। तो हमने जैसे साईराम दवे जी को साथ में लिया, वहां की लोकल पब्लिक को साथ में लिया और ये वीडियो इस तरह से क्रिएट किया, और उस वीडियो को हमने पूरे डांग में मल्टीपल टाइम्स चलाया, ताकि कि वहां के लोगों को ये लगे कि भाई जो टीम आ रही है आपके साथ काम करने के लिए वो कोई बाहर की नहीं है, वो उनकी टीम है और उन्हीं के लिए काम कर रही है। गवर्नमेंट इसमें पूरा हमें सपोर्ट कर रही थी। इसी तरह से हमने
प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग वो हर घर घर जाके, जैसे भरत भाई ने बताया कि दूर दराज तक के भी अगर कोई गांव है, क्योंकि ट्राइबल में तो सब घर जो है वो बहुत दूर दूर होते हैं, तो हर जगह तक जाके हमने ट्रेनिंग दी और उसी ट्रेनिंग को हम लोगों ने वीडियो से भी दिया। तो वही हमने क्या किया, जैसे आच्छादन है या जितनी भी टेक्निक है अपनी प्राकृतिक खेती की, वो सारी की सारी हमने उसके छोटे छोटे वीडियोस बनाए और वो वीडियोस जो है हम वहां पे सब जगह पे सोशल मीडिया के थ्रू, चैनल्स के थ्रू वहां पे चलाए, जिससे क्या हुआ कि आदमी को लगने लगा कि ये हाँ ये हमें करना है। उसके बाद में बात आई कि भाई करनी है प्राकृतिक खेती, लेकिन एक कहीं ना कहीं सब लोगों की तरफ से एक ये लोगों के मन में था कि अगर हम प्राकृतिक की तरफ जाएंगे, क्योंकि वो धीरे धीरे हाइब्रिड की तरफ बढ़ रहे थे और केमिकल की तरफ बढ़ रहे थे, तो उनको एक थोड़ा ऐसा लग रहा था कि इसमें मुझे अर्निंग ज्यादा हो रही है, तो मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता हूँ। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो उनको ऐसा फील हो रहा था कि मतलब हमारी कमाई कहीं कम ना हो जाए, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ऐसा किया कि एक तो क्योंकि हमारी प्राकृतिक खेती गाय आधारित खेती है, सो गाय को रखने के लिए कि आप गाय जरूर रखिए अपने पास में, और उसको रखने के लिए उन्होंने 900 रुपए प्रति महीना एक खर्चा देना शुरू किया, ताकि कि गाय को जो भी चारा खिलाना है आपको वो आप आराम से खिला सको, गाय रखने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से 10,800 रुपए हर किसान को उन्होंने देना शुरू कर दिया। उसके बाद में जो दूसरी उनको कॉन्सेप्ट लग रहा था कि कहीं मेरी खेती कम ना हो जाए, मेरी जो उपज है वो कम ना हो जाए, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने क्या किया कि एक एडिशनल उनको एक सब्सिडी देना शुरू कर दिया है, जो कि 5,000 रुपए पर हेक्टेयर पर सीजन, मतलब 10,000 रुपए एक हेक्टेयर का उनको दे रहे हैं, मैक्सिमम 2 हेक्टेयर, क्योंकि ट्राइबल बेल्ट है वहां पे। जो अगर एवरेज अगर हम बात करें तो लैंड होल्ड साइड जो साइज है वो भी बहुत छोटा है, तो 10,000 रुपए एक साल का ये भी उनको एडिशनल देना शुरू किया। उसके बाद में आया कि हम प्राकृतिक खेती तो कर रहे हैं, तो ठीक है सरकार भी हमें पैसा दे रही है, और हम जैसी आपने टेक्निक्स हमें बताई है, एनपीओपी जो एपीडा के रूल्स रेगुलेशन है उसके हिसाब से सर्टिफिकेशन के लिए हमारा जो पूरा सजीवन ग्रुप है वहां पे काम कर रहा था, तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसको लेगा कौन? तो उसके लिए भी डे 1 से, जब से ये मुहिम चालू हुई उस दिन से जितने भी फेयर्स इवेंट्स जो हो रहे हैं, उसके अलावा अलग से जैसे मिलेट फेयर कर दिया, अलग से काफी सारे फेयर्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की तरफ से ऑर्गेनाइज किए गए, ताकि कि इनका जो प्रोडक्ट है वो सारा का सारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में आए और डायरेक्ट फार्मर जो है वो अपना मार्केट कंज्यूमर के साथ ज्वाइन कर ले। तो ऐसी एक्टिविटीज बहुत सारी वहां पे चल रही थी। तो जैसे कि मैं बताऊं कि हमने जब काम शुरू किया था, तो एक सिर्फ एग्जांपल लेते हैं नागली का, रागी का। रागी अगर हम वहां पे जाके अगर परचेज कर रहे थे मार्केट में से, फार्मर में से नहीं, मार्केट से अगर हम परचेज कर रहे थे, तो 20 रुपए से 22 रुपए किलो में हमको वहां से मिल रहा था। ये मैं आहवा जो प्रॉपर वहां का मार्केट है, सापुतारा जो कि एक टूरिस्ट प्लेस है, वहां की बात कर रही हूँ। आज सिर्फ और सिर्फ 2 साल के अंदर, आज अभी वहां पे हार्वेस्टिंग हो रही है। हम लोगों ने कल ही वहां फार्मर्स के साथ में मीटिंग किया था, क्योंकि हम सीबीबीओ भी हैं वहां के, तो एफपीओ भी हमने वहां पे बहुत बनाए हैं। तो हमने जब पता किया कि भाई ठीक है अब आपका हार्वेस्टिंग होना शुरू हो गया है, मार्केट आपके पास अप्रोच करवा रहे हैं हम लोग, तो कितना है? तो फार्मर सामने से बोल रहे हैं कि अभी हमारा जो नागली का प्राइस है, रागी का प्राइस है, वो 80 रुपीज। मतलब आप ये देखिए कि 2 साल में उनको, जबकि अभी नेक्स्ट ईयर उनका C3 सर्टिफिकेट आएगा, ऑर्गेनिक सर्टिफाई हो जाएगा, तो उसका प्राइस और भी बढ़ जाएगा। तो जो डांग, प्राकृतिक डांग हुआ, उसके अंदर हम ये कहेंगे कि उसमें शुरुआत से लेके मार्केट लिंकेज तक का पूरा जो काम है, उसके अंदर पूरा सजीवन ग्रुप गवर्नमेंट के साथ मिलके और वहां पे पूरा का पूरा काम किया। और उसी में अभी जो हम नेक्स्ट लेवल पे उनको लेके जा रहे हैं, वहां के फार्मर्स अभी जो किसी को कनेक्ट करने के लिए, मतलब ऐसे इतना थोड़ा रहता था कि नहीं ये बाहर के हैं, मतलब नहीं हमारे साथ जल्दी से ज्वाइन करें। आज ये है कि वो जब भी हम कभी मीटिंग लेने जाते हैं करते हैं, तो वो सामने से बोलते हैं अच्छा ठीक है मुझे ये प्रोसेसिंग यूनिट लगाना है, मुझे आप बताइए क्या। तो उससे फर्क ये पड़ा कि एक तो हमारी जमीन जो केमिकल की तरफ जा रही थी वो बंद हो गई। सेकंड ये हुआ कि वहां पे जितना भी माइग्रेशन हो रहा था, वो पूरा का पूरा माइग्रेशन अभी रुक गया है, क्योंकि लोगों को खेती से ही इतना इनकम हो रहा है कि, वरना क्या है कि ये पूरा का पूरा जो है बॉर्डर एरिया है, महाराष्ट्र से लगता है, तो तुरंत लोग वहां पे चले जाते थे। तो प्राकृतिक खेती के साथ साथ वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन हुआ है,
उनकी इनकम भी बढ़ी है, और जो कहेंगे कि सबसे जो बड़ी चीज कि नेचुरल फार्मिंग उन सब लोगों ने अपना के और अपना जो उत्पादन है उसको भी बढ़ा रहे हैं और सॉइल को जो है वो उन्होंने सेव किया। तो ये मैंने एक थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताया। बाकी जब भी जैसे भी आप अपने मतलब जो क्वेरीज है वो हमसे डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं। तो मैं नीतू बहन से रिक्वेस्ट करूंगी कि नीतू बहन भी इसी चर्चा को हम थोड़ा आगे लेके चले। हाँ, संजू बहन, एक छोटी सी बात आपसे बताना चाहूंगा। आपने एक वीडियो की बात बताई, तो अगर आपकी अनुमति हो, नीतू बहन की अनुमति हो, तो एक कैसे वीडियोस होते हैं, क्योंकि वो भी गाने के साथ कितने इंटरेस्टिंग होते हैं, वो एक छोटा वीडियो। जी जरूर संदीप, और उनके साथ आप वो अपना जो AFL कैसे डॉक्यूमेंट लिया जाता है, कैसे उनका एंट्री किया जाता है, उनका डॉक्यूमेंट कल आपको टीम ने भेजा है, तो वो भी आप जरा बताइए, तो थोड़ा पता चलेगा पूरी टीम को कि ये कितना डिटेल में, सिर्फ ऑर्गेनिक बोलना नहीं होता, उनके पीछे बहुत बड़ी एक जर्नी है, बहुत बड़ा एक संघर्ष भी है पहले साल में, दूसरे साल में, और इतना मेहनत होता है कि तब जाके सब ऑर्गेनिक बोल पाते हैं। तो पहले वीडियो, उसके बाद फिर थोड़ा सा। जरूर जरूर संदीप, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? आवाज आ रही है? जी हाँ जी, आ रही है। અગણિત છે ફાયદા એના ખેડૂતો ઈશર સો નહીં સુકા પતાને ડાળ ખાધરતી ને લીલી રાખશે સુકા પતાને ડાળ ખાધરતી ને લીલી રાખશે માટી ઉપર મલ્ચિંગ વિના ખેતી કદી કરશો નહીં તમે આચ્છાદન ભૂલશો નહીં હા આચ્છાદન ભૂલશો નહીં ધરતીનું કાચું ધન એટલે આચ્છાદન સૂક્ષ્મ જીવોનું સંવર્ધન એટલે આચ્છાદન પ્રાકૃતિક કૃષિનું રતન એટલે આચ્છાદન આચ્છાદન એટલે ઓઢણી તમે જમીનને આચ્છાદિત કરો છો એટલે કે ધરતી માતાને ચૂંદડી ઓઢાડો છો જગતની કોઈ પણ માં ઓઢણી વગર ગરવી ન લાગે તો પછી આપણા સૌની ધરતીમાં આચ્છાદન વગર રૂડી કેમ લાગે માથે ઓઢેલું ઓઢણું જેમ આપણને તડકાથી બચાવે છે તેમ આચ્છાદન જમીનને ગરમીથી બચાવે છે અને ભેજ ટકાવી રાખે છે મલ્ચિંગ એ માઇક્રોબ્સ એટલે કે સૂક્ષ્મ જીવાણુઓનો મનગમતો મહેલ છે એમાં બહુ બધા જીવાણુઓ જીવે છે હવે તમે તો જાણો જ છો કે જમીનમાં પ્રતિ ગ્રામ 3 કરોડ જીવાણુઓ હોય એ જ જમીન ફળદ્રુપ કહેવાય કોઈ પણ માણસને તમે ઘર બનાવી આપો અને એ ખાનદાન હોય તો આજીવન તમારો ઉપકાર ન ભૂલે પણ દોસ્તો આ સૂક્ષ્મ જીવાણુઓને જો તમે મલ્ચિંગ રૂપી ઘર બનાવી આપો તો એ આજીવન જ નહીં પરંતુ મર્યા પછી પણ કૃષિ માટે કામ લાગે છે માઇક્રોબ્સ કુદરતી ખાતરના કારખાના છે હવાની આર્દ્રતામાંથી તેઓ પાણી લઈને જીવે છે અને તેમના મૃત્યુ બાદ તે પાણી શરીરમાંથી છૂટું પડીને જમીનમાં ભેળવે છે જેના લીધે આપણી માટી ભીની ભીની રહે છે વિનાશવાળી માટીમાં જ ઓછા પાણીએ ખેતી થઈ શકે છે ટૂંકમાં આચ્છાદન એ ઓછા પાણીવાળી જમીન માટે તો આશીર્વાદ રૂપ છે પાણીથી યાદ આવ્યું જેમ આપણો આહાર અનાજ છે તેમ જમીનનો આહાર કાર્બન છે આપણે કાઢેલો કાર્બન રૂપી કચરો જમીન માટે અમૃતની થાળી છે પણ એ અમૃતની થાળીના પીરહણિયા છે આ માઇક્રોબ્સ જે હવામાંથી સેન્દ્રીય કાર્બન લઈને જમીનને જમાડે છે જમીનનું પેટ ઠારે છે બાકી જમીનને આખું જગત દજાડી